नमस्कार, मैं रविश कुमार। नोटबंदी के राजनीतिक नफा नुकसान की अटकलों के बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 147 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 17 पंचायतों की 3727 सीटों के लिए 27 नवंबर को मतदान हुआ था। बीजेपी ने अपना प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी बेहतर किया है। कहने वाले तो यही कहेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं, लेकिन अगर बीजेपी हार जाती तो ये कहा ही जाता कि नोटबंदी के कारण हारी है। इसलिए उसकी जीत में नोटबंदी का योगदान भले ना हो, लेकिन इस वक्त जब इतना राजनीतिक घमासान चल रहा है, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी के लिए उत्साहजनक तो है ही और विरोधियों के लिए एक संकेत भी। अगर नोटबंदी का असर नहीं है तो इन चुनाव में विरोधी क्यों हार गए, इसका मूल्यांकन उन्हें करना ही चाहिए और बीजेपी की जीत को स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि ये मतदान नोटबंदी के 16 दिन बीत जाने के बाद 27 नवंबर को हुए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़े, बीजेपी और शिवसेना ज्यादातर मिलकर लड़े हैं, मगर कहीं कहीं अलग भी लड़े हैं दोनों दलों में। महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने 3727 सीटों में से 893 सीटों पर जीत हासिल की है। नोटबंदी का विरोध करने वाली शिवसेना ने 529 सीटें जीती है। बीजेपी ने अपना प्रदर्शन एक तरह से 3 गुना से ज्यादा बेहतर किया है। 2011 के चुनाव में उसे 298 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 893 सीटें मिली हैं। वहीं शिवसेना ने 2011 में 264 सीट हासिल की थी, लेकिन अब 529 सीटें जीतकर अपना प्रदर्शन दुगना बेहतर किया है। कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में 771 सीटें थी, जो घटकर 727 रह गई हैं। मतलब कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एनसीपी के पास 2011 में 916 सीटें थी, जो अब घटकर 615 रह गई हैं। इस तरह से देखेंगे तो सबसे अधिक नुकसान एनसीपी को हुआ है और सबसे अधिक फायदा बीजेपी को हुआ है। अगर नोटबंदी कारण है तो फिर शिवसेना ने भी तो नोटबंदी का विरोध किया है, फिर भी उसकी सीटें डबल हो गई हैं। नोटबंदी का पैमाना बनाकर देखेंगे तो इसका विरोध करने वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को 3727 में से 1871 सीटें मिली हैं। नोटबंदी लागू करने वाली बीजेपी को 893 सीटें। बीजेपी जरूर अकेले बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन 3727 में से शिवसेना और बीजेपी को कुल मिलाकर 1422 सीटें मिली हैं। कांग्रेस और एनसीपी को मिला दें तो यह संख्या 1342 हो जाती है। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग लड़ाई लड़ी थी। टोटल नंबर में दोनों खेमों के बीच बहुत ज्यादा का फासला नहीं है। इस बार महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अलग से नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अलग से का मतलब यह हुआ कि पहले जीते हुए पार्षद अपने बीच से नगर अध्यक्ष का चुनाव करते थे, मगर इस बार नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता ने किया है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरह मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि अपने दम पर बीजेपी के 52 नगर अध्यक्ष जीते हैं और गठजोड़ के 8। इस बार ऐसा भी हुआ है कि नगर अध्यक्ष कहीं बीजेपी का है, लेकिन स्थानीय निकाय में बहुमत किसी और दल का है। हर किसी को पता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत के कारण अलग होते हैं, लेकिन अगर हार जाती तो सब नोटबंदी का ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ ही देते। जैसे जब नोटबंदी लागू हुई, तब पनवेल में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी के चुनाव में बीजेपी सभी 17 सीटों पर हार गई। कहा गया कि ये देखिए नोटबंदी का असर आ गया। सबसे ज्यादा 15 सीटें पेजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया पीडब्ल्यूपी ने हासिल की। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने हासिल नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि इन तीनों ने वहां चुनाव लड़ा था या नहीं, या पीडब्ल्यूपी ने नोटबंदी का विरोध किया था कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी बीजेपी की जो है शिवसेना और कांग्रेस को एपीएमसी में 1-1 सीटें मिली। उस वक्त बीजेपी के विरोधी दलों ने यही कहा नोटबंदी के कारण हार हुई है। महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचा मी आभार मानतो की त्यांनी या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षावर प्रचंड विश्वास दाखवला आणि राज्यातला नंबर 1चा पक्ष म्हणून आम्हाला पुन्हा एकदा प्रस्थापित केलं। कारणों को लेकर विद्वानों में असहमति हो सकती है, लेकिन यह जीत बताती है कि संगठन के स्तर पर बीजेपी एक मजबूत दल है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की सीट से एनसीपी या दूसरे दलों से आए उम्मीदवार भी जीते हैं। इसकी संख्या तो अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी दूसरे दलों के जिताऊ उम्मीदवारों को अपने यहां लाने में संकोच भी नहीं करती है। पीछे रह जाने वाली कांग्रेस और एनसीपी को देखना चाहिए कि क्यों उनके उम्मीदवार या नेता बीजेपी में चले जाते हैं, क्यों उनका संगठन इतना लचर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री फडणवीस को बधाई दी है।
27 नवंबर को गुजरात में भी स्थानीय निकायों के उपचुनाव हुए थे। यहां बीजेपी ने 126 में से 109 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। पहले यहां बीजेपी के पास 64 सीटें थी, यानी बीजेपी ने अपना प्रदर्शन बढ़िया किया, और कांग्रेस के पास 52 सीटें थी और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब हुआ। इन चुनावों में हार जीत का लोकसभा या विधानसभा के चुनाव पर असर भले ना पड़ता हो, लेकिन पार्टी के भावी नेता तो इन्हीं चुनावों से पैदा होते हैं। कांग्रेस की हालत बताती है कि गुजरात में उसके भीतर नेता बनने की संभावना और क्षमता समाप्त हो चुकी है। वापी नगर पालिका उपचुनावों की 44 सीटों में से बीजेपी को 41 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को सिर्फ 3। वैसे यहां हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है। सूरत, कनकपुर, कंसाड़ नगर पालिका में 28 सीटों में से बीजेपी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है। राजकोट के गोंडल तहसील पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने 22 में से 18 सीटें हासिल की हैं। ये नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस अब काफी कमजोर हो चुकी है। वो अभी तक गुजरात में खड़ी नहीं हो पाई है, महाराष्ट्र में वापसी का रास्ता भी खोज नहीं पा रही है। ये नतीजे इतना तो बताते हैं कि बीजेपी जमीन पर कार्यकर्ताओं को जुटाने में सफल हो रही है। तब भी जब कहा जा रहा था कि पटेल आंदोलन और दलित आंदोलन के बाद से बीजेपी वहां कमजोर हुई है, इस लिहाज से बीजेपी की जीत मायने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की जनता को दिल्ली से सलाम भेजा है कि बीजेपी में उनका भरोसा बना हुआ है। इस जीत को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके अभियान को मिला समर्थन भी बताया है उन्होंने। नोटबंदी के बाद कई राज्यों में लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली थी। जाहिर है बीजेपी इस जीत पर गर्व तो करेगी ही। 2 जगह स्थानिक इकाइयों के चुनाव हुए हैं। जो लोग कह रहे थे कि छोटे गांव में बहुत दिक्कत है, वहां के ये नतीजे विरोध करने वालों को आईना दिखाने वाले हैं। अब बीजेपी ऐसे कूद रही है जैसे गुजरात में 182 असेंबली सीट जीत ली हो। उपचुनावों में जो पार्टी पावर में थी उन्होंने पूरा अपना कोशिश कर ली, सारी ताकत लगा दी थी, पर ये कोई बड़े चुनाव नहीं थे। और जो भी रिजल्ट आए हैं उनमें अगर म्युनिसिपैलिटीज जो उनके पास थी उनके रिजल्ट को छोड़ दें और गोंडल में हमारे लोगों को तोड़ के ले गए थे उसको छोड़ दें, तो कोई बीजेपी के लिए अच्छी ऐसी कोई बड़ी जीत नहीं है। पर फिर भी प्रधानमंत्री भी इसके लिए ट्वीट करते हैं, बीजेपी भी फुदक रही है कि जैसे कि सारा कुछ जीत लिया हो गुजरात में। अगर इतनी हिम्मत है तो मैं कहता हूं दे दो गुजरात के आज ही चुनाव। ये देखिए गोयल साहब खुद ही मान रहे हैं कि उनके नेता तोड़कर बीजेपी में चले गए, तो अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि क्यों उनके नेता इतने कमजोर हैं, या उनकी पार्टी में ऐसे नेता और कार्यकर्ता होते ही क्यों हैं जो दूसरे दल में चले जाते हैं। बीजेपी से तो कोई इस तरह से इतने व्यापक स्तर पर कांग्रेस में तो नहीं आता दिखता है, तो उन्हें खुद भी सोचना चाहिए। और इतने साल होने के बाद उनकी पार्टी वहां पर खड़ी नजर नहीं आ रही है। सोमवार को लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर संशोधन बिल पेश किया था। इस बिल को पास कर दिया गया है। इस बिल के तहत जो लोग अपनी आमदनी का जरिया बता देंगे, सरकार उनसे नहीं पूछेगी। उन्हें 50% से कुछ कम जुर्माना और टैक्स देना होगा। बाकी 50% पैसे को 2 हिस्से में बराबर बांट दिया जाएगा। 25% पैसा सीधा सफेद हो जाएगा, घर लेकर जाएंगे, और दूसरा 25% जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना में 4 साल के लिए जमा हो जाएगा। उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, मगर 4 साल बाद वो पैसा सफेद होकर मिल जाएगा। अगर खुद से सोर्स नहीं बताया, जरिया नहीं बताया, तो आयकर का छापा पड़ेगा, तब 85% टैक्स देना होगा। लेकिन यहां भी पूरी तरह से उम्मीद खत्म नहीं होती है, 15% सफेद हो सकता है आपका पैसा।